Hello students, I am Dipti Rangnani, Associate Professor Chemistry, SPC Government College Ajmer. Today we will study the topic of BSc Part 2nd Thermodynamics, and in this thermodynamics today we will deals with concept of heat. ऊष्मा की धारणा क्या है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंसेप्ट ऑफ वर्क पढ़ा था। आज हम कंसेप्ट ऑफ हीट पढ़ेंगे, ऊष्मा की धारणा पढ़ेंगे। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा ऊर्जा का ही एक रूप है और इसको हम कार्य करके प्राप्त कर सकते हैं। और ऊष्मा का प्रवाह तब तक होता है जब तक कि तंत्र की अवस्था में परिवर्तन हो। कार्य के समान ही ऊष्मा भी एक एल्जेब्रिक टर्म है और इसे हम स्मॉल q के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा का मान अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करता है। अतः ऊष्मा जो है वो अवस्था फलन नहीं है, यह पथ पर निर्भर करता है। कार्य के समान ही dq भी एक इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है, क्योंकि यह पथ पर निर्भर करता है इसलिए यह अवस्था फलन नहीं है, इसीलिए यह इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल यानी यह अयथायत अवकल है। अब एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। किसी भी तंत्र में एक ऊर्जा की निश्चित मात्रा होती है और यह ऊर्जा अलग अलग रूपों में होती है, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विकिरण ऊर्जा और केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। इसके अलावा ग्रेविटेशनल एनर्जी भी हो सकती है। टोटली हम ऊर्जा को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल एनर्जी और दूसरा इंटरनल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी को हम कह सकते हैं बाह्य ऊर्जा और इंटरनल एनर्जी मतलब आंतरिक ऊर्जा। बाह्य ऊर्जा क्या है? यह पूरे तंत्र की स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योगफल होती है, मतलब टोटल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा जो है वो तंत्र की गति के कारण होती है और स्थितिज ऊर्जा जो है वो तंत्र में विद्युत, चुंबकीय और गुरुत्व जैसे बल में स्थित होने के कारण होती है। अब आंतरिक ऊर्जा क्या है? किसी भी तंत्र में उपस्थित पदार्थ है उसके अणुओं में जो है ट्रांसलेशनल मोशन, उसका रोटेशनल मोशन, उसमें वाइब्रेशनल मोशन के द्वारा जो उपस्थित ऊर्जा होती है और तंत्र में जो इलेक्ट्रॉनों और नाभिकों की जो गति होती है उसके कारण जो सम्मिलित रूप से जो ऊर्जा होती है उसे हम इंटरनल एनर्जी या अंतर्निहित ऊर्जा कहते हैं और इसको हम ई से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो यूनिट होती है, इस एनर्जी की जो यूनिट होती है एसआई में, यह जूल और किलोजूल में व्यक्त कर सकते हैं हम इसको। किसी भी तंत्र की जो आंतरिक ऊर्जा है वो उसमें उपस्थित पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करती है, जैसे कि आंतरिक संरचना क्या है, उसका संगठन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, ये सब इस पर निर्भर करती है। यह अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करती है। तो इस तरह जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो एक अवस्था फलन होता है। आंतरिक ऊर्जा का हम वास्तविक परिमाण नहीं निकाल सकते हैं कि यह कितनी ही जो अनिर्धारित गतियों के योग से बना होता है, परंतु जो थर्मोडायनेमिक्स है उसमें हमें इसके वास्तविक परिमाण की आवश्यकता भी नहीं होती है। हमें केवल डिफरेंस या चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो चाहिए होता है और उसको हम इजीली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? अगर प्रारंभिक अवस्था ए में इंटरनल एनर्जी ई ए है और अंतिम अवस्था बी में इंटरनल एनर्जी ई बी हो तो हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए होता है। अब हम जो आंतरिक ऊर्जा पढ़ रहे हैं उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके लक्षण क्या हैं। ऊर्जा के मुख्य जो लक्षण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? ऊर्जा तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर नहीं करती है, इसलिए यह एक अवस्था फलन होता है। चूँकि यह एक अवस्था फलन है इसलिए यह यथायथ अवकल होगा, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा। और चूँकि ऊर्जा का मान तंत्र में उपस्थित पदार्थ की मात्रा पर निर्भर कर रहा है इसलिए यह एक मात्रात्मक गुण भी होगा, यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होगी। दूसरा, इसका हम वास्तविक परिमाण नहीं ज्ञात कर सकते हैं, केवल हम उसका चेंज निकाल सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए। और हमें पता है कि जो अवस्था फलन होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और इसी तरह से उसका जो डिफरेंस है डी ई उसका साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है। और जो डेल्टा ई होती है वो एल्जेब्रिक क्वांटिटी होती है और इसका मान जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। धनात्मक ऊर्जा जो है ऊर्जा अवशोषण को व्यक्त करता है और ऋणात्मक ऊर्जा जो है वो ऊर्जा के कमी को प्रदर्शित करता है। और इस ऊर्जा को न तो नष्ट कर सकते हैं न ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। इस तरह से हमने आज कंसेप्ट ऑफ हीट पढ़ा। ऊष्मा क्या है,
ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कितने तरह की होती है, आंतरिक ऊर्जा को हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करेंगे और आंतरिक ऊर्जा की हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, जिसको कि हम कह सकते हैं ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। चूँकि अभी हमने एनर्जी पढ़ी है, अब हम इसी पे आधारित एक नियम पढ़ेंगे जिसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। और इस नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। किसी भी तंत्र और उसके परिपार्श्विक की कुल ऊर्जा जो है वो स्थिर होती है। ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। एक विलगित तंत्र की सभी प्रकार की ऊर्जा जो है वो निश्चित और उसकी जो सहती होती है वो अपरिवर्तित होती है। ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है उससे हम 3 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर होती है। ऊर्जा में रूपांतरण संभव है लेकिन ऊर्जा में कमी या बढ़ोतरी नहीं होती। दूसरा, किसी भी प्रक्रम में किसी ऊर्जा के एक रूप की अगर निश्चित मात्रा लुप्त होती है तो उसके तुल्य दूसरे रूप की निश्चित मात्रा प्रकट होती है। तीसरा, ऐसी कोई भी शाश्वत मशीन बनाना संभव नहीं है जिस पर बिना ऊर्जा व्यय करे कार्य को प्राप्त कर सके। अब हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे। इसके लिए हम ये मानते हैं, एक गैसीय तंत्र पर विचार करते हैं जो कि ए अवस्था में है, उसकी ऊर्जा ई है। अगर उसको ऊष्मा की कुछ मात्रा दे देते हैं जो कि क्यू है, वो ऊष्मा अवशिष्ट करके जो गैसीय तंत्र ए अवस्था से बी अवस्था में चला जाता है तो उसकी ऊर्जा ई बी हो जाती है। तो ऊर्जा में हुई वृद्धि है डेल्टा ई इज इक्वल्स टू ई बी माइनस ई ए। अब इसमें इस अवस्था में परिवर्तन ने माना कि तंत्र के द्वारा कार्य W किया जाता है और हम जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अनुसार तंत्र के द्वारा जो अवशोषित ऊष्मा है जो कि हम उसको दे रहे हैं Q, वो किसके बराबर होगी, ऊर्जा में वृद्धि यानी डेल्टा E और तंत्र के द्वारा किए गए कार्य। अगर तंत्र द्वारा कार्य किया जाता है तो माइनस में होगा और तंत्र पर कार्य किया जाता है तो वो प्लस में होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस ब्रैकेट में माइनस W, और इससे हम डेल्टा ई ज्ञात करें तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यह ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय रूप है। और यहाँ पर क्यू और डब्ल्यू जो है वो अवस्था फलन नहीं है, परंतु इनका जो योग है क्यू प्लस डब्ल्यू जो कि डेल्टा ई है, डेल्टा ई अवस्था फलन होता है। और अगर हम इंटीग्रेट करते हैं और डब्ल्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पी डी वी इंटीग्रेट करेंगे V1 से V2 में, तो इक्वेशन हमें प्राप्त होगी डेल्टा ई इज इक्वल्स टू Q माइनस इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 PdV। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन के द्वारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एक विलगित तंत्र में ऊर्जा में परिवर्तन। विलगित तंत्र क्या होता है? विलगित तंत्र मतलब जो तंत्र अपने परिपार्श्विक से ऊष्मा का विनिमय नहीं करता है। अतः जो रूपांतरण है वो रुद्धोष्म परिस्थितियों में होगा। तो अगर रुद्धोष्म परिस्थितियों में रूपांतरण होगा और अवशोषित ऊष्मा जो Q है ऐसी स्थिति में 0 हो जाएगी। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन है जो कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू है, उसमें हम Q की वैल्यू 0 रखेंगे तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू W हो जाएगा। अतः तंत्र के द्वारा कार्य करने पे उसकी आंतरिक ऊर्जा व्यय होती है। इसी तरह से अब हम पढ़ेंगे चक्रीय प्रक्रम में ऊर्जा परिवर्तन, मतलब एनर्जी चेंज इन साइक्लिक प्रोसेस। तो यदि कोई प्रक्रम जो है वो परिवर्तनों की अलग अलग अवस्थाओं में से गुजरते हुए वापस से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आता है तो इस पूरे चक्र में जो ऊर्जा में परिवर्तन होगा वो शून्य होगा, क्योंकि वो अपनी वापस मूल अवस्था में आ रहा है। और हमें पता है कि जो इक्वेशन हमने लिखी है डेल्टा E इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, उसमें डेल्टा E 0 होगा क्योंकि वो अवस्था फलन है, जबकि Q प्लस डब्ल्यू 0 नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं Q प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 यानी कि Q इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। अतः चक्रीय प्रक्रम में जितनी भी ऊष्मा तंत्र अवशोषित के द्वारा की जाती है, तंत्र उतनी ही ऊर्जा के तुल्य कार्य करता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तंत्र की एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा क्या होती है। एंथैल्पी जिसको कि हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी तंत्र की जो एंथैल्पी में परिवर्तन है वो अगर स्थिर आयतन पर किया जाता है, स्थिर आयतन मतलब dV इज इक्वल्स टू 0, तो तंत्र के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि W इज इक्वल्स टू PdV होता है और यहाँ पर dV इज इक्वल्स टू 0 है। अतः डेल्टा E किसके बराबर हो जाएगा? QV पर के बराबर। क्यों? क्योंकि Q के साथ में हम V इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हम स्थिर आयतन पर इस इक्वेशन को लिख रहे हैं। तो डेल्टा E इज इक्वल्स टू QV होगा। यहाँ पर QV जो है वो स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा है। E2 और E1 क्या है? अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं की ऊर्जा है। तो इस प्रकार स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा जो है वो तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है।
और जो Q है, हालांकि अवस्था फलन Q अवस्था फलन नहीं है, लेकिन QV एक अवस्था फलन है जो कि डेल्टा E के बराबर होता है। अब जो W है वो इज इक्वस टू माइनस पी डी भी होता है। अगर हम स्थिर दाब पर निकाल रहे हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा E इज इक्वस टू क्यू पी माइनस पी डी वी। यहाँ पर क्यू पी क्या है? स्थिर दाब पर अवशोषित ऊष्मा है। अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे? E2 माइनस E1 इज इक्वस टू क्यू पी माइनस पी वी टू माइनस पी वी वन। हम यहाँ पर 1 वाले टर्म्स को एक साथ और P2 वाले टर्म्स को एक साथ रखेंगे और QP का फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा E2 प्लस PV2 माइनस E1 प्लस PV1। इसको हम लिख सकते हैं E प्लस PV हमें पता है H होता है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं QP इज इक्वस टू H2 माइनस H1 या QP इज इक्वस टू डेल्टा H। तो जो H है वो भी अवस्था फलन है, इसलिए QP भी अवस्था फलन होगा। तो इन इक्वेशंस में हम देख रहे हैं कि Q अवस्था फलन नहीं है, लेकिन QP और QV दोनों ही अवस्था फलन है, क्योंकि QP इज इक्वस टू डेल्टा H के बराबर है और QV इज इक्वस टू डेल्टा E के बराबर है। तो अब हम इक्वेशन को लिख सकते हैं डेल्टा H इज इक्वस टू डेल्टा E प्लस पी डी वी। इसके बाद हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी क्या होती है, ऊष्माधारिता क्या होती है। किसी भी पदार्थ के ताप को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहलाती है। और यह ऊष्माधारिता जो है वो ताप पर निर्भर करती है। अलग अलग ताप पर इसके मान अलग अलग होते हैं, इसलिए हम किसी भी पदार्थ की ऊष्माधारिता लिखेंगे तो हम उसे मीन हीट कैपेसिटी या माध्य ऊष्माधारिता लिख सकते हैं। और अगर किसी तंत्र को Q ऊष्मा दे रहे हैं और उसका टेम्परेचर T1 से T2 हो रहा है तो हम लिख सकते हैं C बार T2 माइनस T1 इज इक्वस टू Q अपॉन T2 माइनस T1, या हम लिख सकते हैं C इज इक्वस टू TQ अपॉन DT। अब इसी ऊष्माधारिता को हम स्थिर आयतन पर और स्थिर दाब पर निकालेंगे। स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता क्या होती है और स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है, ये हम निकालेंगे। तो एक तंत्र अगर स्थिर आयतन पर QV ऊष्मा अवशोषित करता है, अगर उसका टेम्परेचर T1 से T2 होता है, तो स्थिर आयतन पर जो एक तंत्र है उसकी ऊष्माधारिता CV को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं QV अपॉन T2 माइनस T1। हम लिख सकते हैं, हमें पता है QV इज इक्वस टू डेल्टा E होता है, तो CV इज इक्वस टू हो जाएगा डेल्टा E अपॉन T2 माइनस T1, या हम इसको लिख सकते हैं CV इज इक्वस टू डेल E अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। यानी प्रति डिग्री ताप बढ़ाने पर तंत्र की आंतरिक ऊर्जा में जो वृद्धि है वो स्थिर आयतन पर ऊष्माधारिता कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता क्या होती है। अब एक तंत्र अगर स्थिर दाब QP पर ऊष्मा अवशोषित करता है, इस प्रक्रम में तंत्र में ताप में वृद्धि अगर T1 से T2 हो जाती है तो हम CP को रिप्रेजेंट कर सकते हैं CP इज इक्वस टू QP अपॉन T2 माइनस T1, और QP की जगह लिखेंगे हम डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, और डेल्टा E प्लस P डेल्टा V की जगह हम लिखेंगे डेल्टा H, तो हम CP को लिख सकते हैं डेल H अपॉन डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो इस तरह से प्रति डिग्री ताप बढ़ाने से तंत्र की एंथैल्पी में जो वृद्धि है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है, और एंथैल्पी में ताप के साथ परिवर्तन की जो दर है स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता कहलाती है। तो इस प्रकार आज हमने क्या क्या पढ़ा है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ हीट पढ़ा है, उसके बाद एनर्जी 2 तरह की होती है, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का हम थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद में हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। उसके बाद पढ़ा है एनर्जी चेंज इन आइसोलेटेड सिस्टम, एंथैल्पी और हीट कंटेंट ऑफ अ सिस्टम, हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। इसके अगले लेक्चर में हम CP और CV में संबंध पढ़ेंगे। थैंक यू।